हेलो फ्रेंड्स, राइट वे एजुकेशन पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 2 फरवरी 2022 का शिफ्ट सेकंड का पार्ट 2। ओके फ्रेंड्स, तो इस पार्ट 2 को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 36 से हमारे पास स्टार्ट है। इसमें हम लेंगे मैथ्स और उसके साथ ही क्या लेंगे, रीजनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ्स के साथ ही स्टार्ट हो जाएगी हमारी रीजनिंग। प्रश्न है हमारा, इस संयोजन की सही दर्पण छवि चुनें। ओके, हमारे सामने प्रश्न है। यहाँ पर अगर हम दर्पण रख देते हैं तो किस प्रकार की छवि बनती है। ठीक, तो इस साइड में जो बनेगी वो कुछ प्रकार से इस प्रकार से बनेगी, उल्टी आई, उल्टा फिर जे, है ना। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन देखते हैं। तो आई, जे, 2, 4, 6, टी और वाई। यहाँ तक तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सभी के सभी ऑप्शन एक जैसे हैं ना। सारे के सारे ऑप्शन क्या है, एक जैसे हैं। इससे आगे मिलाते हैं तो टी और वाई के बाद आ रहा है डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है लेकिन बी में नहीं आ रहा है। इसमें जी आ गया, इसमें एक्स आ गया और ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। अगली बात करते हैं, डी के बाद आ रहा है क्या, जी, और इसमें डी के बाद आ गया है एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन बनेगा हमारा लास्ट वाला, जिसमें लास्ट में आ रहा है डी जी। तो ये हो जाएगा डी जी और एक्स के बाद सी, एक्स के बाद सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उस अक्षर समूह का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जिससे दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। ओके, तो दोस्तों ये जो प्रश्न है आपका, इस प्रश्न में कुछ मिस्टेक है इस प्रकार, क्योंकि यहाँ पे आर ई एस ओ एन, ये जो ई आई डी आर बी एन दिया है, ये हमने हल करने की प्रयास किया तो ये जो है प्रश्न हल हो ही नहीं पा रहा है किसी भी प्रकार से। और इसमें जिस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है बेगम का, ये वाला, तो ये दोनों ही सही हमने प्रयास किया है तो ये हल नहीं हो पाया है। लगता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आपने पिछले भी पेपर देखे हैं, इनमें बहुत सारे पेपर्स में अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग मिस्टेकें रही हैं, है ना। तो लेकिन फिर भी आप एक प्रयास जरूर करें। अगर प्रश्न आपसे हल होता है तो कमेंट में इसका रीजन जरूर बताएं। ओके, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगला प्रश्न है, वह उस संख्या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ओके, तो आपके सामने दिया है 8:26, समानुपात में दिया है आपको 28 और अनुपात में भागी। ठीक है, तो 8 से 26 कैसे आ सकता है दोस्तों, पहले इसकी बात करें। तो अगर 8 का पहाड़ा आपको आता हो तो बोलो 3 बार 8 दिया होते हैं 24 और प्लस के कर लो इसमें तो कितने हो जाएंगे 26। गजय तरीका लगाते हैं और अगर हमारा आंसर आता है तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो 28 में हम इंटू करते हैं किसका, 28 इंटू 3 करेंगे तो हमारे सामने आएगा 28 दिया होता है 84 और प्लस 2 कर लेंगे तो हमारे सामने आएगा क्या, 86। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन मिलाते हैं। ए वाले में 81 दिया है, बी वाले में 89 दिया है, सी में 84 और डी में दिया है 86। तो हमारा जो है 86 वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, 86 हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम के बीच अच्छे संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि ईंधन जो है कोयला भी होता है और पेट्रोलियम भी होता है। तो कुछ इस प्रकार का जो चित्र होगा वो इसमें अच्छे संबंध को दर्शाएगा। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है। तो जी हाँ, सी वाला जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, सी वाला। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख वायु, जल और मिट्टी के बीच अच्छे संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों वायु जो है जल से पूरी तरह अलग है और जल मिट्टी से पूरी तरह अलग है। या तो इस प्रकार से कोई चित्र है तो वो जो है हमारा बन जाएगा। ओके, तो ये वाला हमारा चित्र बनता है कौन सा, बी वाला, और यही आंसर हमारा सही है। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवीना ने कहा, तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रवीना ने कहा, उसके पुत्र के पिता। ओके दोस्तों, तो एक तस्वीर बना लेते हैं। ये एक तस्वीर है और ये है कौन, रवीना, है ना। रवीना ने कहा कि उसके पुत्र के पिता, यानी कि तस्वीर जो है इसकी बात हो रही है कि उसके पित्र के पिता मेरे पिता के दामाद है। दोस्तों सबसे पहली बात, मेरे पिता के दामाद यानी कि इसके पिता के दामाद कौन हुए, या तो इसके पति, है ना, रवीना के पति, या फिर इसकी बहन के पति, दोनों में से किसी एक के। ठीक, इसके पति या फिर रवीना के पति। प्रश्न और आगे पढ़ लेते हैं, रवीना उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो तस्वीर में जो महिला दिख रही है वो किस प्रकार संबंधित है। तो देखो, रवीना ने कहा उसके पुत्र के पिता। ठीक, तो इस महिला के पुत्र यानी कि या तो रवीना खुद या फिर कौन, रवीना की बहन, दोनों में से कोई एक आएगा। के पुत्र के पिता के दामाद,
के पिता के दामाद, इसके पुत्र के पिता के दामाद कौन, या तो रवीना या रवीना की बहन। ठीक है, तो उसमें दिया है कि रवीना उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि यहाँ पे रवीना को और उस महिला को अलग अलग बताया गया है, तो ये हो जाएगी क्या, उसकी बहन। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, केवल प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आप आसानी से पढ़ लेते हैं तो आसानी से ये हल हो जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, नीरज पूर्व की ओर 40 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, उसके बाद में वह फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में। सबसे पहले अगर आपको दिशाओं को पता नहीं हो तो दोस्तों बताता हूँ मैं कि ये होती है आपकी ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, और इस साइड में हो जाती है पश्चिम, और ये हो जाती है पूर्व। ओके, तो नीरज पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, तो ये चलता है पूर्व की ओर 20 मीटर। ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, और दाएं मुड़ता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी दाएं बाएं आपको समझ में नहीं आए तो एक सीधी रेखा में आपको बताऊं कि इस प्रकार से अगर कोई जा रहा है तो इसके सामने आप बी डी लिखो, और इन दोनों के मुंह एक साइड में होने चाहिए। ठीक है, तो जिस साइड में उसे घुमाना है उस साइड में आप घुमा सकते हो। तो दाएं मुड़ता है तो मैं अगर यहाँ पे बी डी लिखता हूँ तो बी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, तो दाएं इस प्रकार से इस साइड में हम घुमाएंगे। और ये चलता है कितने मीटर, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर बी डी है ना, ये नीचे वाले तीर के हिसाब से लिखना है तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो बी जो है इधर आ जाएगा और डी कहाँ, इधर आ जाएगा, तो बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है और फिर चलता है वो 20 मीटर, बिल्कुल यहाँ से वो 20 मीटर चलता है। अब दिया है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा दर्शानी है, तो प्रारंभिक बिंदु से ये वाली दिशा कौन सी हो जाती है दोस्तों। अगर मैं इसको इस प्रकार से यहाँ पे बना देता हूँ तो कौन सी हो जाती है बताइए आप आराम से देख के, दक्षिण और पूर्व। ठीक है, दक्षिण और पूर्व आपकी ये वाली दिशा हो जाती है। अगर मैं इसको इस प्रकार से यहाँ बना देता हूँ तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व वाली है। ओके, तो बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है, आसानी से आप हल कर सकते हैं। मेहनत करें, मस्त रहें, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्न में संख्याओं या अक्षरों की एक निश्चित श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक श्रृंखला खाली है। आपको यह तय करना है कि मूल रूप से उस श्रृंखला के अनुक्रम से संबंधित रिक्त स्थान में उत्तर की कौन सी वैकल्पिक श्रृंखला उपयोग किया जाएगा। ठीक, तो देखो हम बात करते हैं एस और जेड बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर हम इस प्रकार से क्रम बनाते हैं कि ए से अगर हम बढ़ते हैं और यहाँ एम तक और उसके बाद एन ले लेते हैं और इस प्रकार से रिटर्न आते हैं, तो यहाँ पे जेड तक इसका क्रम हो जाता है 1, इसका हो जाता है आपका 13, और ये हो जाता है 14, इधर हो जाता है 26 तक। ओके, तो आप देखते हैं कि A1 और Z26 एकदम से विपरीत है। ओके, उसके बाद में आप देखते हैं कि बी और वाई, उसके बाद आप देखते हैं सी और एक्स, उसके बाद आप देखते हैं डी और डब्ल्यू, फिर आप देखेंगे ई और वी। तो अब ई के बाद में दोस्तों कौन आएगा, ई के बाद में आएगा एफ। ओके, तो देखता हूँ मैं ओफ में, एफ में अगर हमें डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है तो कौन सा सही होगा। तो एफ जो है, एफ 6 सभी में है, तो अब 6 हमें मिलाने की जरूरत भी नहीं है कि एफ के साथ क्या आएगा, एफ के साथ कौन सा आ जाएगा दोस्तों, 6। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला 2 पॉइंट खाली है तो पहले वाले में तो आ गया कौन सा, F6। अब अगले की बात करूं तो देखिए, आप अक्षरों से जाएं या अंकों से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सारे ऑप्शन अलग अलग है ना, 19 है, 22 है, 20 है और 21 है। तो हम यहाँ पे अगर अंकों से चलते हैं तो और आसान हो जाएगा, 26 से 25, 24, फिर आ जाएगा 23, 22, और उसके बाद आएगा कौन सा, 21 वाला ऑप्शन। तो 21 वाला ऑप्शन देखते हैं क्या एक ही है कि या फिर 2 अक्षरों के साथ में, तो 21 वाला जो ऑप्शन है केवल यू के साथ में। ओके, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्नों को आप चाहे जैसे कर सकते हैं, अगर हम इसे अक्षर से भी करते तो बिल्कुल जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद बी, और इसके बाद में क्या आ जाता, आपका यू आ जाता। क्या आ जाता दोस्तों, यू आ जाता, ये हो जाता U21। इस प्रकार से यह हो गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, मतलब कि 3 भुजाओं वाला है। यहाँ पर एक चतुर्भुज है, मतलब कि 4 भुजाओं वाला है। यहाँ पर आपने देखा कि एक पंचभुज बन गया है, और इसमें आप देखते हैं कि एक छठभुज बन गया है। तो यहाँ पर फिक्स है दोस्तों कि 7 भुजाओं वाली आकृति आएगी। तो ऑप्शन नंबर पहला हम मिलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला जो हमको दिया है इसमें तो चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, और इससे अगला जो है बी वाला है, अगर इसको हम देखते हैं ध्यान से तो देखिए, इधर से देखता हूँ तो एक, तो ये हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 2, ये हो जाएगी तीसरी 3, ये हो जाएगी 4, 5, 6 और 7। बिल्कुल 7 वाला ही हमको चाहिए, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा बी वाला हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद तो आप देखते हैं स्टार आ गया, तो स्टार इसमें आंसर हो नहीं सकता, और ये जो है
इसको अगर आप गिनोगे तो इसमें 8 आंसर आएगा, तो ये भी इसका आंसर हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। 45 प्रश्न में दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में आगे आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आप चाहें तो इस क्रॉस के पॉइंट को लेकर चल सकते हैं, या फिर इस वर्ग टाइप के जो चिन्ह वर्ग या आयत भी हो सकता है, इसको हम लेकर चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये जो है 2 कॉलम छोड़कर आगे बढ़ा। ठीक है, तो ये 2 कॉलम छोड़कर क्या हुआ, आगे बढ़ा, तो ये यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ से फिर देखता हूँ कि ये 2 कॉलम छोड़ता है और यहाँ यानी कि अगली आकृति में यहाँ पर शो हो जाता है। फिर अगली आकृति में हम देखते हैं कि ये 2 कॉलम छोड़ता है और इस प्रकार से इस वाले बॉक्स में फिट हो जाता है। तो अगली आकृति जो बनेगी उसमें 2 कॉलम छूट जाएंगे, और अगर मैं इसको यहाँ पे बनाने का प्रयास करूँ, ठीक है दोस्तों, आपके लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो ये जो है ये पूरे 2 कॉलम इसके छूट जाएंगे, और ये जो आकृति बनेगी कहीं ना कहीं यहाँ पर बनेगी। सबसे पहले हम पहले वाले से ही मिलाते हैं कि अगर ये आकृति हमें कहीं पे मिलती है तो यही हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो आप देख पा रहे होंगे, ये तो है नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है, इसमें हमारी आकृति बिल्कुल यहाँ पे सेटिस्फाई है, लेकिन आकृति बी के साथ में क्रॉस भी है, तो हमें सारे ऑप्शन मिलाने होंगे। सी में बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, और डी में भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है। तो इस वजह से हमारा बी वाला ऑप्शन आंसर अभी सही हो जाता है। लेकिन अगर हमें कहीं पर इस प्रकार से डबल ऑप्शन मिलता कि ये बॉक्स जो है कहीं यहाँ पर भी होता, तो हमें इस एक्स को भी जांच करना पड़ता। ठीक, अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में उस अक्षर समूह का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें पता लगाना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ABCD जो है उस क्रम में अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ इसको, तो उस क्रम में मैं देखता हूँ तो डी से हम चलते हैं -2 की तरफ, तो डी से -2 की तरफ चलेंगे तो डी से सी और बी यानी कि -2 हो जाएगा। बी से वापिस ए और जेड, बिल्कुल ABCD में अगर हम उल्टे चलते हैं तो ए से वापिस जेड आ जाता है। इस क्रम में हम चल सकते हैं। ओके, और आगे देखते हैं, और जेड से एक्स की तरफ चलते हैं तो कितना हो जाएगा, -2। तो एक्स से अगर -2 हम करेंगे तो हमारे सामने आएगा वी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन मिलाते हैं कि वी 1 में है या फिर 2 में है। तो वी जो है केवल पहले वाले में नहीं है, बाकी में 3 में है। ठीक है, तो हमें अगला भी मिलाना होगा। तो पी से एम की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो पी से एम हमारा हो जाता है कितनी बार, एम से हमारा ओ और एन भी आएगा, तो -3 है ना। ये -3 आने पर एम आ रहा है। एम से हम जे की तरफ चलते हैं तो भी क्या हो जाएगा, -3। और जे से जी की तरफ चलते हैं तो भी हो जाएगा 3। और जी में अगर हम करते हैं -3, कितना करेंगे दोस्तों, -3, तो हमारे सामने आएगा डी। ठीक है, अब हम मिलाते हैं क्या वीडी वाले ऑप्शन है, तो देखते हैं कि हाँ, वीडी वाला ऑप्शन नंबर बी भी है, तो ऑप्शन नंबर डी भी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो हमें जो है इस आखिरी अक्षर को भी मिलाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आखिरी अक्षर के लिए मैं आपको यहाँ पे पेन बदल लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे कि आई से ई की तरफ चलते हैं, तो आई से ई पूरा कम होता है आपका कितना, पूरा -4 है ना। ई से जब आप एक की तरफ आते हैं तो होता है -4 कम, और ए से जब डब्ल्यू की तरफ चलते हैं तो -4 कम, तो डब्ल्यू से -4 जब आप करेंगे, कितने करेंगे, -4, तो डब्ल्यू से आपका अक्षर कौन सा आएगा, वो आएगा आपका एस। कौन सा आ जाएगा दोस्तों, एस। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। बी डी एस जो है किस में आ रहा है, डी वाले ऑप्शन में आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये वाला आंसर सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 में से एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, हमें विषम चुनना है कि विषम कौन सा है। ओके, तो आपको यहाँ पर हर पेपर में आपने देखा होगा ABCD की नंबरिंग, और ये बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जे से अगर एन पर चलते हैं तो होता है कितना, +4 है ना। और एन से हम एस पर चलते हैं तो हो जाता है +5। और एस से वाई की तरफ अगर हम चलते हैं तो हो जाता है +6। कितना, +4 +5 और +6। अगर यही रूल सभी में फॉलो होता है तो जो दोस्तों ये सारा हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा देखते हैं, देखें क्या सभी इसके जैसे हैं या फिर कुछ अलग है। तो जी से हम चलते हैं
तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये होगा हमारा प्लस का 3। यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे प्लस का 3। तो उसके बाद में मैं स्कोर मिलाता हूँ, देखिए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। इसमें अगर +4 होता है तो ये वाला राइट हो जाएगा, और इसमें अगर +3 होता है तो हमें एक बार और मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि सी से मैं जी की तरफ चलता हूँ तो यहाँ पे होता है कितना, +4। और जी से एल की तरफ चलता हूँ तो भी +5, और एल से आर की तरफ +6। तो देखो दोस्तों, दो ऑप्शन यहाँ पे सेम है, +4 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एग्जाम में ज़्यादा समय ना गवाएं, ऑप्शन को अलग अलग चेक ना करें, और अगर आप इसको भी चेक करेंगे तो बाकायदा +4 +5 और +6 की सीरीज इसमें भी बनेगी। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। ठीक है दोस्तों, विषम संख्या को हमें चुनना है। पहली संख्या हमको दी हुई है 7 और 9, यानी 79 के साथ में दिया है 16, 62 के साथ में दिया है 7, और 92 के साथ में दिया है 11, और 85 के साथ में दिया है 13। ठीक, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कि 7 + 9 अगर हम करते हैं, कुछ नहीं करना है, दोनों अंकों को जोड़ना है, तो 16 बनता है। ठीक, और 6 + 2 अगर मैं करता हूँ तो हमारे पास बनता है 8। 9 + 2 करता हूँ तो बनता है 11, और 8 + 5 करता हूँ तो बनता है 13। मतलब प्लस वाली जो सीरीज है 3 में फॉलो हो रही है, लेकिन इसमें जो है नहीं हो रही है, तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सभी से अलग है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। क्या करना है, विषम शब्द या फिर अक्षर को हमको चुनना है। तो दोस्तों 13, 17 और 29 को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं पढ़े हुए लग रहे हैं। कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में आपको अभाज्य संख्याएं पढ़ी होगी। तो बिल्कुल दोस्तों 13, 17 और 29 जो क्या है, अभाज्य संख्याएं। क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, लेकिन उसी जगह मैं बात करूं 87 की, तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या, यानी कि 87 में भाग जाता है। ठीक, भाग्य संख्याएं। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये सभी से अलग है। ठीक है दोस्तों, अगली चीज है, अगला प्रश्न है, मयंक ने कहा मेरी माँ रजत के भाई की बहन है। दोस्तों मयंक कहता है, कौन कहता है, मयंक। मयंक कहता है कि मेरी माँ, ठीक है, इसके बारे में कहता है कि मेरी माँ रजत के भाई की बहन है। किसकी, रजत, रजत के भाई की बहन। तो दोस्तों रजत के भाई की बहन, भाई की बहन, तो रजत की भी वो तो बहन ही हुई। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा है आगे कि रजत का मयंक से क्या संबंध है। तो दोस्तों रजत की बहन का बेटा है कौन, मयंक। तो मयंक का रजत क्या लग जाएगा, रजत का पूछा है, रजत का मयंक से क्या संबंध है। रजत जो है मयंक क्या लगेगा दोस्तों, मामा लगेगा, है ना। क्या लगेगा, मामा लगेगा। ठीक, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बना है, आसान है। आप आसानी से कर पाएंगे ऐसे सवालों को, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। ठीक, आगे हमको प्रश्न दिया है। दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन तथा उसके बाद में, मुख्य कथन तथा उसके बाद में 4 कथन हैं। कथनों को क्रमित युग्म में चुने, और जहां पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से है तथा 2 कथन तार्किक रूप से मुख्य रूप से कथन से संगत हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें चुनना है। तो देखो ऐसा ही प्रश्न हमने पहले भी करवाया है आपको। इसमें जो है यदि तो वाला सिस्टम, अगर तो, यदि तो, जब तो, ऐसा वाला पॉइंट जब भी आए ना, जब तो हो जाए, अगर तो हो जाए, ये सभी के सभी फॉलो होते हैं किसमें, यदि तो वाले में। किसमें, यदि तो में। ठीक, तो मैं देखता हूं यहाँ पर कि क्या है, अगर मेरी माँ रात को खाना बनाती है, इस पूरे पॉइंट को मैं मान लेता हूँ क्या, पी। क्या मान लेता हूँ दोस्तों, पी। तो वह मेरे लिए अतिरिक्त पनीर सजाती है, और इस पूरे को मैं मान लेता हूँ क्यू। ठीक है, तो ऐसे वाले में जब आंसर आता है यदि तो वाले में, तो या तो पी क्यू दोनों जैसे दे रखे हैं वैसे वैसे ही हो जाते हैं। और अगर नोट में आंसर आता है तो पहले बनता है क्यू नोट, फिर बनता है पी नोट। ठीक है, दोनों के दोनों आंसर सही होते हैं, और दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आते, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में आता है। कल जो हमने किया था उसमें पी क्यू से बना था, इसमें चेक करते हैं। मेरी माँ ने रात का खाना बनाया, मेरी माँ ने रात का खाना नहीं बनाया। मेरा भोजन अतिरिक्त पनीर से सजाया गया, मेरा भोजन अतिरिक्त पनीर से नहीं सजाया गया। तो इसकी मैं बात करूं तो ये तो हो जाएगा आपका क्या, पी, और ये हो जाएगा आपका पी नोट, ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा क्यू नोट। ठीक है,
तो पी क्यू साथ में आता है, मतलब कि ए के साथ में कौन आएगा, सी। तो ए सी एक तो ऑप्शन मिल सकता है आपको, या फिर क्यू नोट और पी नोट, यानी कि डी और बी, तो डी और बी। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए कि या तो ए सी ऑप्शन होगा या फिर डी बी ऑप्शन होगा। तो मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास डी बी ऑप्शन है और इसका सही आंसर ये सी बी होता है। आप केवल एक एक ऑप्शन सही दिए गए हैं, बाकी ऑप्शन छुपाए गए हैं। बिल्कुल दोस्तों, प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाए आप तैयार रहें, और आपकी तैयारी हम करवा रहे हैं, चिंता न करें, मस्त रहें। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन उसके बाद चार कथन है। ठीक है दोस्तों, मुख्य कथन है और उसके बाद में चार कथन है। कथनों को क्रमित युग्म चुने जहां पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से और दो कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे वाले प्रश्न में ये आप या तो जिम्मेदार हैं या कठोर। यहाँ पर जो है या तो वाली सीरीज चल रही है, तो ये बिल्कुल यदि तो से अलग है। या तो वाले में हमने आपको बताया था कि अगर मैं इसको मान लेता हूँ जिम्मेदार वाले पॉइंट को पी और क्यू मान लेता हूँ कठोर वाले को, तो आप जिम्मेदार हैं इसका तो बनेगा पी, आप जिम्मेदार नहीं है इसका बनेगा पी नॉट। आप कठोर हैं इसका बन जाएगा क्यू, और आप कठोर नहीं है इसका बन जाएगा क्यू नॉट। तो ऐसे वाले में जो आंसर आता है वो नोट वाला पहले आता है, या तो पी नोट क्यू आएगा या फिर क्यू नॉट पी आएगा, और दोनों आंसर सही होते हैं। ठीक, लेकिन आपसे तो कोई ना कोई एक ही पूछा गया है। देखते हैं कि पी नोट और क्यू से बनाते हैं। पी नोट यानी कि आप जिम्मेदार नहीं हैं तो आप कठोर है ना, पी नोट क्यू। आप जिम्मेदार नहीं है तो आप कठोर है, तो इसका जो आंसर बन जाएगा हमारे सामने क्या बन जाएगा, बी सी। और अगला जो है क्यू नॉट पी, तो आप कठोर नहीं है तो आप जिम्मेदार हैं, ये वाला बनेगा, है ना। आप कठोर नहीं है तो आप जिम्मेदार है, तो इसमें बन जाएगा कौन सा, डी। देखते हैं बी सी ऑप्शन में है या फिर डी है। क्या बी सी ऑप्शन में है, नहीं है, लेकिन डी है यहाँ पर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपके सामने, बिल्कुल इसी प्रकार का एक और प्रश्न है। दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन उसके बाद चार कथन हैं। कथनों को क्रमित युग्म चुने जहां पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से है और दो कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत हैं। ओके, कार्ड या तो मानव संसाधन या प्रबंधक द्वारा वितरित किए जाएंगे। कुछ कार्ड बांटने हैं, या तो वो एचआर यानी कि मानव संसाधक या फिर प्रबंधक द्वारा वितरित किए जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर मैं मानव संसाधक को बना लेता हूँ पी पॉइंट और प्रबंधक को बना लेता हूँ क्यू पॉइंट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि या तो वाला पॉइंट बन रहा है, कौन सा बन रहा है, या तो वाला बन रहा है, तो इसमें आंसर आता है या तो पी नोट क्यू या फिर क्यू नॉट पी। ठीक है, तो एच आर द्वारा वितरित किए गए थे, तो इसको बना लेते हैं हम पी। वितरित नहीं किए गए थे, नहीं वाले में नोट, नोट के लिए हम ऊपर बाहर लगाते हैं, ये एक शॉर्टकट साइन है ना। और कार्ड प्रबंधक द्वारा वितरित किए गए थे, तो इसके लिए आ जाएगा क्यू, और नहीं किए गए थे तो इसके लिए आ जाएगा क्यू नोट। तो इसका जो सही आंसर बनाएंगे हम, तो पी नोट क्यू या फिर क्यू नोट पी, दोनों आंसर सही होते हैं। तो पहले वाले से देखते हैं कि पी नोट क्यू क्या बना रहा है। कार्ड एचआर द्वारा वितरित नहीं किए गए थे, तो कार्ड प्रबंधक द्वारा वितरित किए गए थे, बी सी इसमें आंसर बनता है। और अगला वाला देखते हैं, क्यू नॉट पी कौन सा है, तो क्यू नॉट तो है डी, कार्ड प्रबंधक द्वारा वितरित नहीं किए गए थे, तो किसके द्वारा वितरित किए गए होंगे, कार्ड एचआर द्वारा वितरित किए गए होंगे। तो ये हमारा बन जाएगा कौन सा, डी ए। तो ऑप्शन में देखते हैं बी सी या फिर डी ए में से कोई एक ऑप्शन में होगा। तो बी सी इसमें हमारा ऑप्शन नहीं है, तो इसमें सही हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ए। ओके फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि एक ही विधि से तीन तीन प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को छोड़े नहीं, तैयारी अच्छी करें, मस्त करें, अच्छे से करें। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। ठीक है दोस्तों, हमको दिया है जी पी एल सी, और ये इधर दिया है आई डबल एन ए, और इसी प्रकार से हमको निकालना है वाई डब्ल्यू आई डी जेड का। ठीक, तो देखता हूं मैं, तो जी के बाद में एच आई यानी कि प्लस का टू हो जाएगा आपका। एन से पी से अगर हम एन पर चलते हैं तो माइनस टू हो जाएगा, और इधर हम अगर एल से एन की तरफ चलते हैं तो प्लस का टू, और सी से ए पर चलते हैं तो माइनस का टू, यानी कि प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू फॉलो हो रहा है। तो W में अगर मैं प्लस टू करता हूँ, W में क्या करता हूँ प्लस टू, तो हमारे सामने आएगा Y। और इसमें I में माइनस टू करता हूँ तो हमारे सामने आएगा क्या, G। ठीक, D में अगर मैं माइनस नहीं प्लस टू करता हूँ
तो आएगा हमारे सामने क्या f, और z में अगर मैं माइनस का 2 करता हूँ तो हमारे सामने आएगा क्या x। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा वाई जी एफ एक्स। मिलाते हैं, वाई जी ये तो गलत हो जाएगा, इसमें जी एक्स आ रहा है, वाई एच से स्टार्ट हो रहा है ये भी गलत है। तो वाई जी एफ एक्स जो है सी वाला सही हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा दोस्तों सी वाला। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें एक विकल्प दिया है और संबंधित शब्द ज्ञात करना है। तो हमारे सामने क्वेश्चन में जो शब्द है वो है पौधे, पौधा और उगना। ठीक है दोस्तों, तो पौधा क्या होता है, यह उगता है, ऐसा हमको दिया गया है और इसके जैसा ही ऑप्शन कौन सा है ये हमें बताना है। ठीक, तो पिंट तरल दोस्तों नहीं, ये नहीं मिलेगा। अगला है आग का जलना। जी हाँ दोस्तों, आग जो है जलती है, जिस प्रकार पौधा उगता है इसकी प्रकृति है, उसी प्रकार आग का जलना इसकी प्रकृति है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या, आग का जलना। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सरल कीजिए 424 माइनस कोष्टक के अंदर 64 प्लस 21 माइनस 3, फिर कोष्टक के अंदर 444 माइनस 42। थोड़ा सा इसको मैं आपके लिए बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप आसानी से देख पाए। ठीक है दोस्तों, अब क्लियर दिख रहा होगा। इसको हल करते हैं तो ये आपके सामने हो जाएगा 44 में से 42 गए, कितने बचे दोस्तों, 2। और 2 का इंटू होगा किसमें, 3 में, है ना। तो ये हो जाएगा आपके सामने कितना, 6। 21 माइनस 6 हो जाएगा, तो 21 माइनस 6 आपका हो जाएगा कितना, 21 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे आपके सामने 15। कितने बचेंगे, 15। यहाँ तक का क्लियर। 15 के बाद में इधर आ गया 64 प्लस में, तो 15 और 64 इनको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे कितने, 79। यहाँ तक का भी क्लियर। अब 79 में से 424 क्या करना है, कम करना है। 424 में से 79 अगर आप कम करते हो तो आपके सामने बचता है 5, फिर यहाँ पे बचेगा आपके सामने 4 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 345 इसका सही आंसर। बिल्कुल सिंपल सी सरल यहाँ पे बोडमास का नियम लगा के करना है, बिल्कुल आसान है। प्रत्येक पद में 64:81 के अनुपात में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि अनुपात 8:9 हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे प्रकार के सवालों में क्या करते हैं, 64/81 हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि हम इस दोनों में एक सब कोई संख्या जोड़ते हैं, तो ये कितनी हो जाती है, 8/9। ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 का होगा 64 और x के साथ, वापिस 8 का होगा 81 और x के साथ। तो अगर हम 9 का 64 में इंटू करेंगे तो हमारे सामने आएगा 576 और ये हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा हमारे सामने 81 में इंटू करेंगे हम किसका, 8 का, तो ये हो जाएगा कितना, 648 और ये हो जाएगा 8x। ठीक, अब मैं बात करूँ 9x इधर रहने देता हूँ और 8x को इधर ले आता हूँ, तो 648 माइनस हो जाएगा कितना, 576। ठीक, ये बचेगा इधर x और इधर बचेगा 72। कितना बचेगा, 72। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, कहाँ है भैया ऑप्शन में, 21 22, ये है डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, दिया है हमको, एक किराना विक्रेता जो है दो प्रकार की चाय के मिश्रण में की कीमत 26 रुपये प्रति किलोग्राम बेचना चाहता है। बिक्री मूल्य तक पहुंचने के लिए उसे चाय के किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर दो प्रकार की चाय है तो दो प्रकार की चाय का कुछ और मान देना चाहिए। केवल केवल कीमत 6 रुपये 26 रुपये बेचना चाहता है, हमें नहीं पता कि उसने खरीदा कितना है, कितनी कीमत में खरीदा है, कितनी मात्रा में खरीदा है, इस प्रकार की कोई जानकारी प्रश्न में नहीं दी हुई है, अतः यह प्रश्न भी आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हर पेपर में आप देख पा रहे होंगे कि 2-3 प्रश्न तो आपके गलत आ ही जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों से अगर आपको पता चल रहा है कि किस प्रकार से प्रश्न गलत बनते हैं, तो ऐसे प्रश्नों पर समय गवाए बिना आप अपने पेपर में अच्छे से कंटेंट को जो है हल करें और अच्छे नंबर लाएं। अगर ऐसे प्रश्नों में आप गिर गए और अगर आप में ज़्यादा रिसर्च करने लग गए तो आपका समय कम पड़ेगा और आपके अच्छे खासे नंबर इससे माइनस हो जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10% शहद वाले मिश्रण में 10% शहद वाले 50 लीटर के मिश्रण में कितना शहद मिलाया जाना चाहिए कि नए मिश्रण में 25% शहद हो जाए। ठीक, तो दोस्तों 50 लीटर का मिश्रण है जिसमें से 10% शहद, 50 का 10% कितना होता है,
आपको निकालना नहीं आता है तो इधर देखिए 50 इंटू 10/100 हो जाता है, तो 50 का 10% होता है 5। कितना होता है 5, यानी कि 5 लीटर तो क्या है अभी शहद है। ठीक, और इसमें हमें शहद ही मिलाना है। तो बताओ कि बचा हुआ जो मिश्रण है और उसमें जो भी मिश्रण है, ये पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कितना है 45 लीटर। वो कितना है 45 लीटर। अब ये बोल रहा है कि इसमें कितना और शहद मिलाया जाए कि यह मिश्रण 25% हो जाए। तो प्रतिशत की मैं बात करूँ दोस्तों, 100% टोटल होगा, है ना। 100% टोटल होगा, जिसमें से अगर 25% हमको बनाना है किसको, शहद को, इसको ऐसे लिख देते हैं शहद को, तो जो 75% बचा हुआ है यह तो वाटर ही रहेगा, या फिर जो भी मिश्रण है वही रहेगा। तो 75% जो है यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा 45, क्योंकि 45 लीटर जो वैल्यू है ये तो बदलने वाली है नहीं। ठीक, और हमें निकालना है क्या 25। इस प्रकार से हम निकालते हैं। ये हमारा एक शॉर्टकट ट्रिक है कि जिस भी संख्या का हमको मान दिया हुआ और उसके 2% दिए हुए हो, तो जो संख्या का प्रतिनिधित्व करता है इसको हम रख देते हैं इसके बटे में, और जो परसेंटेज हमको ज्ञात करना हो इसको हम रख देते हैं इनटू में। ठीक है, तो ये बिल्कुल इससे शॉर्टकट से जल्दी हल हो जाता है। तो 25 से कम 25, 25 ये कितने होते हैं 75, और 3 से अगर आप 45 को काटते हो तो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 15। यानी कि मिश्रण जो है मिलाने के बाद कितना हो जाएगा 15 लीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों 15 लीटर। और वर्तमान में 5 लीटर तो हमारे पास है, तो कितना और मिलाया जाए, तो जो है उसको घटा लिया जाए। तो 10 लीटर और मिलाया जाए, कितना और मिलाया जाए दोस्तों 10 लीटर और मिलाया जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक, ये जो मिश्रण है 25% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना सही आंसर 10 लीटर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, एक कंटेनर में दूध और चीनी, मैं इसको लिख लेता हूँ मिल्क और शुगर का अनुपात कितना दिया है 2:3 दिया है। जब मिश्रण का 20 लीटर निकाला जाता है दोस्तों, मिश्रण के अंदर से अगर आप निकालते हो तो उसके अनुपात पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। पहला पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना आप, है ना। ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा आपको अगर आप अभी तक इसको कंप्लीट नहीं समझ पाए हो। तो जब मिश्रण में से आप कुछ भी निकालते हो तो उसके अनुपात पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। और चीनी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको जो है निकालने के बाद क्या किया जाता है, चीनी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ कि ये जो है मिल्क है कितना 2x है, और शुगर जो है कितनी है 3x। अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन 20 लीटर निकालने के बाद में यहाँ पर चीनी डाल दी जाती है। तो चीनी कितनी डाल दी जाती है 20। इसको हम किस में ऐड करेंगे 3x + 20 में। क्यों, क्योंकि चीनी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है यहाँ पर 3 वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाता है 3:4। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप बना लीजिएगा 3:7। कितना बना लीजिएगा 3:7, है ना। अगर 3:4 से आप हल करोगे जिस विधि से मैं कर रहा हूँ, तो आपका आंसर माइनस में आएगा, जो कि गलत है। ठीक है, 3:7 इसमें सुधार जैसी संभावना थी तो मैंने सुधार कर दी, ताकि आपका एक प्रश्न और एक कॉन्सेप्ट अच्छा सा बने और हम उसे हल करें। ठीक, ये हो जाएगा 3/7 के बराबर। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा एक साइड में तो 14x बराबर 3×3 = 9x, और ये हो जाएगा आपका कितना 60। ठीक, अब 14 में से 9x जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 5x, और बराबर में कितना बचेगा 60। x की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। और चूंकि यहाँ पर मैं x की वैल्यू न भी निकालूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 और 3 कितने होते हैं, टोटल वैल्यू 5 होती है ना। तो बिल्कुल अगर आप निकालोगे तो वापिस रखना पड़ेगा कितना मिल्क है कितनी शुगर है। तो देखते हैं, कोई बात नहीं। x बराबर हो जाएगा हमारे सामने कितना 12। ठीक है, तो 12 को मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ तो आपके सामने पता चलता है कि 12×2 = 24, तो कितना है मिल्क है, और 36 क्या है शुगर, है ना। ये हो जाता है। प्रश्न में हमसे पूछा है कि कंटेनर में कुल मिश्रण की मात्रा कितनी है। तो कंटेनर में कुल मिश्रण कितना है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि 36 और 24 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कुल कंटेनर में पहले जो मात्रा थी वो थी 2:3 में जब था ये, तो उस समय थी कितनी 60 लीटर की वैल्यू। और उसके बाद में 20 लीटर और चीनी मिला दी हमने, तो 60 और 20 दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 80। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा 80। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। इससे अगला पार्ट हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। ये जो है आपका पार्ट 2 बना है, अभी पार्ट 3 भी आएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पेपर में अब ज़्यादा समय नहीं है, अपनी तैयारी को तीव्र गति से करें। कोई प्रश्न आपसे नहीं बन पा रहा है तो कमेंट में हमसे पूछें। ठीक है दोस्तों, बने रहिए राइट वे एजुकेशन के साथ।